गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 को करेंगे, लेकिन प्रश्नावली 3.5 को करने से पहले हम कुछ नियमों को सीखेंगे एक एक करके। तो नियम क्या है? पहला नियम है हमारे पास, यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। तो नियम क्या है हमारे पास? पहला नियम, यदि कोई संख्या किसी एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या उस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। तो इसका उदाहरण लेके इसको समझेंगे। जैसे हमें पता है कि 24 8 से विभाज्य है। अब 24 अगर 8 से विभाज्य है तो 8 के जितने भी गुणनखंड हैं उनसे भी ये विभाज्य होगी। कहने का मतलब 8 के सभी गुणनखंड क्या बनते हैं? 8 के सभी गुणनखंड क्या बनेंगे हमारे पास? 1 2 4 और हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। तो जैसे हमने कहा है कि 24 8 से विभाज्य है तो ये इसके 8 के जितने भी गुणनखंड हैं उनसे भी विभाज्य होगी। कहने का मतलब 1 से भी विभाज्य होगी, 2 से भी विभाज्य होगी, 4 से भी विभाज्य होगी और 8 से भी विभाज्य होगी। तो ये इसका नियम है कि यदि कोई संख्या किसी एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या उस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। दूसरा हमारे पास इसका नियम है, दूसरे नियम में इसने कहा है, यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो वह उसके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। तो इसने कहा है कि यदि कोई संख्या किन्हीं दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो वह संख्या उन सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी विभाज्य होगी। अब इसको भी हम एक उदाहरण लेकर के समझेंगे। जैसे हमारे पास है 30। अब 30 में हमें पता है कि 3 से भी विभाज्य है और ये 5 से भी विभाज्य है। 3 व 5 से विभाज्य है। अब हमारे पास 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। दोनों ही संख्याएं क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका सार्व गुणनखंड क्या है? 1। अब ये अगर 3 और 5 से विभाज्य हैं तो ये इनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। तो गुणनफल क्या होगा? 3 गुणा 5 बराबर 15 से भी विभाज्य होगी। तो नियम समझ में आ गया। नियम क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे 30 में 15 का भी भाग पूरा पूरा जाता है। उसके बाद में तीसरा नियम क्या कह रहा है? तीसरे नियम में कह रहा है, यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हैं तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। तो इसने कहा है कि अगर कोई संख्याएं दो संख्याएं किसी एक संख्या से विभाज्य हैं तो उन दोनों का जोड़ कर दें तो भी वो विभाज्य होगा। तो लिखेंगे, यदि कोई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हैं तो वे
या उनका योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमें पता है कि 16 और 20 दोनों ही 4 से विभाज्य हैं। अब दो संख्याएं किसी एक संख्या से विभाज्य हैं तो इनका अगर हम जोड़ करेंगे तो भी ये 4 से विभाज्य होंगे। कहने का मतलब 16 और 20 को अगर हमने जोड़ा तो ये कितने हो गए 36। ये भी क्या होगा 4 से विभाज्य होगा। ये इसका तीसरा नियम है। क्या कह रहा है, यदि दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हैं तो उनका योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। ये हमारा तीसरा नियम हो गया। अब हम इसका चौथा नियम पढ़ेंगे और उसका भी एक उदाहरण लेके हम उसको समझेंगे। तो चौथा नियम क्या कह रहा है, चौथा नियम कह रहा है ये कि यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हों तो इन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। तो हमें कहा है इसने चौथे नियम में, यदि दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हों तो उनका अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। ये तीसरे नियम की तरह ही है, क्योंकि इसमें हमने योग किया था, यहाँ पे हमने क्या किया है, अंतर लिया है उन दोनों संख्याओं का। तो यही संख्याएं ले लेते हैं। जैसे हमें कहा है 16 और 20, ये दोनों संख्याएं क्या हैं, 4 से विभाज्य हैं। अब इनका अगर अंतर हम निकालें तो 20 माइनस 16 क्या आएगा 4, ये भी क्या होगा 4 से विभाज्य होगा। तो चौथा नियम समझ में आ गया होगा। क्या कहा इसने, यदि दो संख्याएं किसी एक संख्या से विभाज्य हैं तो इसके लिए जो इनका अंतर होगा वो भी क्या होगा, उस संख्या से विभाज्य होगा। तो हमारे इन नियमों के आधार पर हमें उन क्वेश्चंस को 3.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इनमें हमें कुछ अभाज्य गुणनखंड करने हैं संख्याओं के। और अभाज्य गुणनखंड हम किससे करेंगे, अभाज्य संख्याओं से। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी थी जो हमने पढ़ी थी, क्या थी अभाज्य संख्याएं, कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं में एक या खुद का ही भाग जाता है उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो उनके लिए हम अभाज्य गुणनखंड भी करेंगे। तो हम पहला प्रश्न हल करने के लिए पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे पास स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, ये बताना है हमें। तो ए पार्ट इसने दिया है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्या है, ये असत्य है। क्योंकि हमारे पास 12 संख्या है जो 3 से विभाज्य होती है, लेकिन ये 9 से विभाज्य नहीं होती है। तो ये क्या है, असत्य है। बी कहा है इसने, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। ये सत्य है, क्योंकि अभी अभी हमने नियम पढ़ा है कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य होगी तो वो संख्या उसके गुणनखंडों से भी विभाज्य होगी। तो 3 क्या है, इस 9 का एक गुणनखंड है। तो ये क्या है, हमारे पास सत्य है। तो इसका सी पार्ट हमें दिया है इसने कहा है, एक संख्या 18 से विभाज्य हो, 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 42 एक ऐसी संख्या है जो 3 और 6 दोनों से विभाज्य है, लेकिन वो 18 से विभाज्य नहीं है। तो ये सी क्या है, हमारा असत्य है। उसके बाद में डी पार्ट कहा है, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। ये सत्य
हैं क्योंकि दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इनके गुणनफल से भी ये विभाज्य होगी। ई पार्ट कहाँ है? यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हों तो इनमें से एक कम से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। ये जरूरी नहीं है क्योंकि 9 और 10 दोनों ही सहअभाज्य हैं लेकिन दोनों ही अभाज्य नहीं हैं। उसके बाद में एफ है हमारे पास 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी विभाज्य होंगी। ये जरूरी नहीं है, जैसे हमारे पास 12 हैं 4 से विभाज्य है लेकिन 8 से विभाज्य नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास असत्य है। जी में हमें दिया है 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी, ये हमारे पास सत्य है क्योंकि 8 का 4 जो है वो एक गुणनखंड है। उसके बाद में एच हमें दिया है यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। ये सत्य है क्योंकि ये हमने अभी नियम पढ़ा है। उसके बाद में आई दिया है इसने यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह से विभाजित करती है तो वह उन संख्याओं को दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। ये कोई जरूरी नहीं है, ये हमारे पास क्या है असत्य है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है इसने कहा है यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इसमें अज्ञात संख्याएं हमें लिखनी हैं। तो इसमें हमें बताना है जहाँ पे हमें संख्या नहीं दी गया है उस जगह पे संख्या कौन सी आएगी। तो 60 को इसने दो भागों में बांटा, दो गुणनखंडों में बांटा, 6 और 10। अब 6 के लिए इसने लिखा है 2 को किससे गुणा करें कि 6 हो जाए वापस से, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 3। उसके बाद में इधर 10 को बांटा है दो गुणनखंडों में, 5 को किससे गुणा करें कि 10 आ जाए, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2। उसके बाद में बी में हमारे पास दिया है 60 को दो भागों में बांट दिया, इधर दे दिया 30, तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 को किससे गुणा करेंगे 60 आएगा 2। उसके बाद में 30 को दो भागों में बांट दिया 10 को किससे गुणा करें कि यहाँ पे 30 आ जाए, ये आएगा 3। फिर 10 को भी दो भागों में बांट दिया, 10 के दो भाग कौन कौन से बन सकते हैं, ये बन सकते हैं 2 और 5, जिन्हें आपस में गुणा करने पर हमारे पास वापस से 10 आ जाता है। तो हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। इसने कहा है कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो इसमें हमारे पास जो आंसर है वो आंसर क्या है, इसमें कहा है कि हमारे पास किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में एक और उस संख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल हो गया। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो किसी भी संख्या के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 से उसमें भाग जाता है या नहीं जाता, उसके बाद 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, उसके बाद 17 से, 19 से, इसी तरह से जो अभाज्य संख्याएं हमारे पास थी क्रमागत हम चेक करते हैं कि किससे भाग जा रहा है और जिस संख्या से भाग जा रहा है उससे हम उसे भाग कर देते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी। प्रश्न नंबर 4 में कहा है इसने कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आपको बताया था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सभी अंक क्या होते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के वो होते हैं 9। तो इसके लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 99, 199। तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे। तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि एक विषम संख्या है।
फिर हम चेक करेंगे 3 से, तो अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए ये 3 से विभाज्य है। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3333। अभी भी ये 3 से विभाज्य हैं, तो 3 से भाग फिर से दे देंगे, कितने आ जाएंगे 1111। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि अंकों के योग में भाग नहीं जा रहा। इसमें 5 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 0 और 5 नहीं है। 7 का भाग भी नहीं जाएगा। भाग किसका जाएगा हमारे पास 11 का। तो 11 एकम 11, 1 पर भाग नहीं जाएगा 0, फिर 11 एकम 11 कितना आ गया 101। उसके बाद में हमें 101 में सिर्फ 101 का ही भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। जब हमारे पास लास्ट में 1 आ जाता है तो इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम इस संख्या को लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा 9999 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा में 101। तो ये प्रश्न नंबर 4 के लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद में इसने कहा है 5वें प्रश्न में कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? प्रश्न नंबर 5 में पूछा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसके लिए क्या बताया था, पहला अंक 1 आएगा, बाकी अंक इसके सारे क्या होंगे 0। तो 5 अंक बनाने थे, एक अंक 1 आ गया, 4 इसके साथ लग जाएंगे 0। अब हमें इसके लिए अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसके। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 10,000 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा? भाग जाएगा 2 का, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 5000। फिर से 2 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 2500। फिर से 2 का भाग जाएगा तो आएगा 1250। फिर से 2 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 625। फिर हमारे पास 5 का भाग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 125। फिर हमारे पास 5 का भाग जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 25। फिर ये 5 से भाग जाएगा तो हमारे पास आएगा इसमें 5, और फिर 5 से भाग जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1। इन्हें इनके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो क्या बन जाएगा 10,000 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा हमारे पास है 2, तो 4 बार 2 आ गया, और 5 भी कितनी बार हैं 4 बार। तो गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5, ये 10,000 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं। अब हमें कहा है प्रश्न नंबर 6 में कि 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। उसके बाद उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और फिर हमें बताना है कि उनके क्रमागत जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें क्या संबंध है। तो संबंध बताने के लिए पहले हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के लिए। अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? संख्या दी है 1729। तो 1729 के अभाज्य गुणनखंड के लिए अगर हम चेक करें तो 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि इसके योग में 3 का भाग नहीं जाता। 5 का जा ही नहीं सकता क्योंकि 0 और 5 नहीं है इकाई अंक। फिर किसका भाग जाएगा? इसमें 7 का भाग जाएगा। भाग देंगे क्या आएगा 7 दूनी 14, 3 बचेंगे 7 चौका 28, 4 बचेंगे 7 7 49। अब इसमें हमारे पास 7 का अगर भाग चेक करें तो 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा। फिर हम किसका भाग चेक करेंगे 11 का। 11 का भाग करके देखें तो 11 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर 13 का भाग चेक करें तो 13 का भाग इसमें चला जाएगा। कितना आएगा 13 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 13 एकम 13, बचेंगे 11, 13 निमे 117। यहाँ से 19 बच गए। 19 में और किसी का भाग नहीं जाता। किसका भाग जाएगा 19 का, और 19 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1। तो हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 1729 के 7 गुणा 13 गुणा 19। अब हमें क्या करना है, इसे आरोही क्रम में करना है। तो आरोही क्रम क्या बनेगा, ये बन जाएगा 7 13 और 19। अब इसने कहा है कि इनके क्रमागत जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें कोई संबंध है क्या। तो अगर हम देखें तो इसमें 6 जुड़ रहे हैं, इसमें भी 6 जुड़ रहे हैं। इसका मतलब जो क्रमागत अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें 6 6 का अंतर है। तो लिख देंगे अतः
क्रमागत गुणनखंडों में छः का अंतर है। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न में दिया है इसने, प्रश्न नंबर 7 कहा है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन की कुछ उदाहरण लेकर के हमें इसे स्पष्ट करना है। तो इसके लिए प्रश्न नंबर 7 हमें दिया है, हमें कहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। तो हम कोई भी उदाहरण लेंगे, 1, 2 और 3, इनका गुणनफल देखें तो कितना आएगा। 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 3 से गुणा करेंगे 6। फिर हम 2, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2 3 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24। उसके बाद में हम संख्या ले लेंगे 3, 4 और 5। 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, 5 से गुणा करेंगे 60। फिर संख्या ले लेंगे 4, 5 और 6। 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, 6 से गुणा करेंगे 120। 5, 6 और 7 इनको आपस में गुणा करेंगे, 5 का 30, 30 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 210। अब हम इन सभी संख्याओं को अगर देखें ध्यान से तो हमारे पास इन सभी का जो इकाई अंक आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक सम संख्या या 0 आ रहा है। तो ये 2 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे चूंकि इन संख्याओं का इकाई अंक 0 अथवा सम संख्या आ रहा है या सम संख्या है, इसलिए ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। अब दूसरा अगर हम देखें तो इनके अंकों का अगर योग देखें तो यहाँ पे अंकों का योग कितना आ रहा है, 6 ही अकेला अंक है। इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 6 आएगा, इन दोनों का जोड़ 6 आएगा, इन दोनों का जोड़ आएगा हमारे पास 3, इन दोनों का जोड़ भी 3 आएगा। तो हमारे पास इनके अंकों का योग जो है वो हमारे पास है 3 से विभाज्य। तो चूंकि इन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्याएं 3 से भी विभाज्य होंगी। और अगर ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं तो ये 6 से अवश्य विभाज्य होंगी। तो हमारा जो कथन है वो सत्य है। क्या लिखा था हमने कथन कि क्रमागत, अतः क्रमागत 3 संख्याओं का गुणनफल छः से विभाज्य होता है। तो हमारा जो 7वां प्रश्न था वो पूरा हो गया है। अब हम इसका 8वां प्रश्न करेंगे। 8वें प्रश्न में दिया है इसने 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। ये बात हमें कुछ उदाहरण लेकर के स्पष्ट करनी है। तो हमें दिया है प्रश्न नंबर 8 में, हमें कहा है कि कोई भी 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अगर जोड़ करें तो वो 4 से विभाज्य होता है। तो कोई भी क्रमागत विषम संख्याएं ले लेंगे। 1 और 3 का जोड़ कितना होगा, 4। 3 और 5 का जोड़ कितना होगा, 8। 5 और 7 का जोड़ कितना होगा, 12। 7 और 9 का जोड़ कितना होगा हमारे पास, 16। 9 और 11 का जोड़ कितना होगा, 20। इन सभी संख्याओं में अगर हम देखें तो 4 के लिए नियम क्या था कि हमारे पास जो इकाई अंक हैं या हमारे पास इकाई और दहाई अंक से बनी हुई जो संख्या है वो अगर 4 से विभाज्य हैं तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे वही नियम लागू हो रहा है। इसके जो अंक आ रहे हैं, अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बन रही है वो सारी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 2 क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं उनका योग हमेशा 4 से विभाज्य होता है। तो लिखेंगे चूंकि इन सभी संख्याओं के
अंतिम दो अंकों का योग, दो अंकों से बनी संख्या चार से विभाज्य है, इसलिए दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग चार से विभाज्य होता है। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका 9वां प्रश्न करेंगे। 9वें प्रश्न में हमें कुछ पार्ट दिए हैं और इसमें कहा है कुछ संख्याओं का गुणनखंड करके दिया है। हमें ये पूछा है कि किन संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड हैं और किन संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड नहीं हैं। तो ए पार्ट अगर हम देखें प्रश्न नंबर 9 का, तो हमारे पास इसने दिया है 24 बराबर 2, 3 और 4। इन संख्याओं में 2 और 3 तो अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 4 यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है। 4 के अभी और भी गुणनखंड हो सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं दिए गए हैं। तो लिखेंगे चूंकि 4 के अभी और अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बी पार्ट में इसने दिया है 56 बराबर 1, 7, 2, 2 और 2। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारी संख्याएं जो दी हैं इनके आगे हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड हैं। तो लिखेंगे चूंकि इन संख्याओं के और अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते, इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड हैं। सी पार्ट हमें दिया है इसने 70 बराबर 2, 5 और 7। इसमें भी इसके और आगे अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते, तो ये भी क्या है, अभाज्य गुणनखंड हैं। तो चूंकि इन संख्याओं के और अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते, इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड हैं। डी पार्ट में अगर हम देखें तो 54 को दिया है 2 गुणा 3 गुणा 9। 2 और 3 के तो अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते, लेकिन 9 के हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 9 के और अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसके अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है इसने प्रश्न नंबर 10, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25 110 संख्या 45 से विभाज्य है। तो हमें इसकी जांच करने के लिए हम इसे 2 सह अभाज्य संख्याओं में बदल देंगे। तो हमारे पास जो 45 दिया है उसे हम 2 सह अभाज्य संख्याओं में बदलेंगे। वो क्या होंगी, 5 और 9।
अब अगर ये जो हमारे पास संख्या दी है 25, 110, ये 5 और 9 दोनों से विभाज्य हैं, तो ये 45 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। तो इसके लिए हम अगर चेक करें तो 25, 110 का इकाई अंक 0 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या 5 से तो विभाज्य है, लेकिन 9 से हमें जांच करनी पड़ेगी। 9 से कैसे जांच करते हैं, अंकों का योग करके देखते हैं। अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो लिख देंगे अंकों का योग क्या बनेगा, अंकों का योग इसके लिए ये आ जाएगा 2 + 5 + 1 + 1 + 0। जोड़ेंगे इनको, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 0 हो जाएंगे 9। और जो हमारे पास योग 9 आया है ये किससे विभाज्य है, 9 से। तो हम लिख देंगे अंकों का योग 9 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 25, 110 भी 9 से विभाज्य होगा। तो हमारा जो 10वें क्वेश्चन में हमारी जो संख्या दी थी वो 5 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है। दोनों संख्याओं से विभाज्य है, तो हमें पता है सह अभाज्य संख्याओं से, दो सह अभाज्य संख्याओं से अगर कोई संख्या विभाज्य हो तो वो उनके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। तो हम लिख देंगे अतः संख्या 25, 110 5 × 9 = 45 से भी विभाज्य होगी। तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका 11वां प्रश्न देखेंगे और 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको देख करके हम हल करेंगे। पहले उसको पढ़ेंगे कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। तो प्रश्न दिया है हमें, प्रश्न नंबर 11, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह 2 × 3 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि यह संख्या 4 × 6 = 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो हमें ये बताना है कि जैसे 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य होकर के 6 से भी विभाज्य है, गुणनफल से विभाज्य है, तो उसी तरह से क्या जो हमारे पास कोई संख्या है वो 4 और 6 दोनों से विभाज्य होगी, तो क्या 24 से भी विभाज्य होगी? ये हमारे पास कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2 और 3 सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए उनके गुणनफल से विभाज्य है। लेकिन ये 4 और 6 जो हैं ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, इसलिए इसके लिए ज़रूरी नहीं है। इसके लिए कुछ उदाहरण लिखने हैं, तो उसके लिए हम पहले हल लिखेंगे। प्रश्न नंबर 11 का हल बनेगा, यह जरूरी नहीं है क्योंकि उदाहरण क्या क्या है हमारे पास, एक तो 12 है, 12 उसके बाद में हम ले सकते हैं 36 और उसके बाद में हम ले सकते हैं इसमें कौन सी संख्या, इसमें ले सकते हैं 60। अब हमारे पास इन तीनों संख्याएं अगर हम देखें तो ये 4 से भी विभाज्य हैं और 6 से विभाज्य है। ये संख्या भी 4 से और 6 से दोनों से विभाज्य है और ये संख्या भी 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। तो लिख देंगे 12, 36, 60 दोनों संख्याओं 4 व 6 से विभाज्य हैं, लेकिन 24 से, यानी कि 6 × 4 = 24 से विभाज्य नहीं है। तो
हमारा जो 11वां प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका 12वां प्रश्न हल करेंगे। 12वें प्रश्न में दिया है इसने, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसने कहा है कि एक संख्या है वो 4 छोटे जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं, उनके लिए ये संख्या बनेगी। तो 4 जो सबसे छोटे अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। प्रश्न नंबर 12 का हल क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, क्या क्या बनेगी अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी, ये आ जाएंगी हमारे पास 2, 3, 5 और 7। अब हमारे पास ये संख्याएं इनसे बनी हुई कोई संख्या है तो इनका गुणनफल कर देंगे तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी। तो 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से विभाज्य संख्या क्या बनेगी, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इनको गुणा करेंगे 2 तिया 6, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, 30 को 7 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 210। तो 12वें प्रश्न का जो हल है वो कितना आ गया 210। तो हमारा जो 12वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। इसके साथ ही हमारी जो 3.5 प्रश्नावली है वो पूरी हो गई है। आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।